गर्मी में बहू की कैरी बैग वाली सब्जियों की रसोई। जेठानी जी, जल्दी से छत से सब्जी तोड़ लाइए, मैं बालकनी से सब्जी तोड़ती हूँ। अच्छा ठीक है पूनम, मैं भी सब्जियाँ तोड़ कर लाती हूँ। पूनम बालकनी में कैरी बैग में उगाई सब्जियों को तोड़कर बैग में रख रही थी। उसने 2 बैग सब्जी पहले ही तोड़ ली थी। नेहा भी छत से कैरी बैग में उगाई हुई सब्जियों को तोड़ती है। 2 बड़े बड़े बैग सब्जियां तोड़कर भरने के बाद नेहा 2 बैग सब्जी लेकर नीचे आती है। पूनम देखो, मैंने काफी सारी सब्जियाँ तोड़ ली है। मुझे लगता है कि इतनी सब्जियों में बहुत सारे लोगों का पेट भर जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी, मैंने भी ढेर सारी सब्जी तोड़ ली है। चलिए अब इन सब्जियों को लेकर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, वो लोग भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नेहा और पूनम दोनों अपने हाथ में 2-3 बड़े बड़े सब्जियों के बैग लेकर रिक्शे में बैठती है। रिक्शा वाले भैया, रिक्शा थोड़ा जल्दी चलाइए। नेहा और पूनम आखिर इतनी सारी सब्जियां लेकर कहाँ जा रही थीं? और इन दोनों ने गमले में सब्जियां उगाने की जगह कैरी बैग में सब्जियां क्यों उगाईं? क्या इन्होंने कैरी बैग को रिसाइकिल करने के लिए ऐसा किया, या इसके पीछे कोई और वजह है? जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं शहर जा रहा हूँ। एक बार मेरे एग्जाम कंप्लीट हो जाए और मेरी किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए तो उसके बाद मैं आप लोगों को भी शहर बुला लूंगा। ठीक है बेटा, तुम शहर जाओ, लेकिन शहर जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना और किसी अच्छी कंपनी में ही नौकरी लेना। हमने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया है बेटा। मैं जानता हूँ पिताजी, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। क्या जी, बेटा शहर जा रहा है, अब तो समझाने की जगह उसे गले लगाकर विदा कीजिए। माँ, वो तो मेरे और पिताजी के बीच की बात है, आप उसे छोड़ दीजिए। और ये बताइए कि क्या आपने मेरा खाना पैक किया? मुझे निकलने में देरी हो रही है। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है और साथ में तुम्हारे पसंद के अचार की बरनी भी रख दी है। तो शहर जाने के बाद खाना अच्छे से खाना और मुझे हर दिन अपने खाने पीने के बारे में फोन पर बता देना। माँ, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप मेरे साथ ही चलिए ना। हॉस्टल में आप मेरे खाने पीने का ध्यान रख लेना, मैं वहाँ पढ़ाई करने थोड़ी खाना खाने जा रहा हूँ ना। दीपक की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तुम भी ना बहुत मजाक करते हो। शहर जाने से पहले दीपक अपने परिवार वालों से अलविदा ले ही रहा था कि तभी चाचा, आप शहर से जल्दी आ जाना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अच्छा ठीक है चिंटू, मैं जल्दी ही घर लौटूंगा। चाचा के अच्छे बाबू बनना, रोना बंद करो। दीपक के समझाने पर चिंटू रोना बंद करता है और दीपक अपने परिवार वालों को अलविदा कहकर शहर चला जाता है। दीपक के शहर चले जाने की वजह से परिवार वाले थोड़े दुखी हो जाते हैं। देवर जी के शहर चले जाने से घर कितना सूना सूना हो गया है ना माँ जी। तू बिल्कुल सही कह रही है बहू, दीपक के रहने पर घर में चहल पहल बनी रहती है। वो चला गया है तो घर भी काटने को दौड़ रहा है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ, ऐसे बैठे रहने से तो और उदासी महसूस होगी। माँ जी, मैं रसोई में खाना बनाने जा रही हूँ। इतना कहकर नेहा रसोई में दोपहर का खाना बनाने के लिए चली जाती है। पिताजी, मैंने दीपक को बस स्टैंड छोड़ दिया है, वो बस लेकर शहर चला गया होगा। काफी देर हो गई है, चलिए हम लोग भी खेत जाकर अपना काम देख लेते हैं। हाँ चलते हैं। विकास और सुरेश दोनों खेत जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में सुरेश का पुराना दोस्त सरजू उसके पास आता है और कहता है, अरे सुरेश, मैंने सुना है तेरा बेटा शहर चला गया है। अक्सर लड़के जब गांव से शहर जाते हैं तो उनकी हवा पानी नहीं बल्कि रंग ढंग भी बदल जाते हैं। वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और कुछ लड़के तो शहर जाकर ही शादी कर लेते हैं। देखना कहीं तुम्हारा लड़का भी हाथ से निकल ना जाए। सरजू, किशन लाल, तुम लोगों को मेरे बेटे के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छी परवरिश दी है। शहर जाने के बाद भी वो गांव की मिट्टी से जुड़ा रहेगा, तो तुम लोग अपना काम करो। सुरेश सरजू और किशन लाल को करारा जवाब देकर चुप करवा देता है और फिर विकास के साथ अपने खेत आ जाता है। खेत में आने के बाद भी सुरेश का मन किसी काम में नहीं लगता। वो टमाटर की जगह बैंगन तोड़ने लगता है। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप किसी बात से परेशान हैं? तो मुझे बताइए। हाँ बेटा, मैं थोड़ा परेशान हूँ। मेरे मन में गांव वालों की बातें घूम रही हैं। गांव वालों को तो मैंने जवाब देकर चुप करवा दिया, लेकिन अपने मन को कैसे चुप करवाऊं समझ नहीं आ रहा है। पिताजी, क्या आप भी गांव वालों की बातों में आ गए? उन लोगों का तो काम ही है बोलना। वो लोग किसी की भी तरक्की देख नहीं सकते। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने बेटे पर भरोसा कीजिए। तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, मैं भी कहाँ इन गांव वालों की बातों में आ गया था।
इतना कहकर सुरेश ठीक से खेत में काम करने लगते हैं। देखते ही देखते दीपक को शहर गए हुए 8 महीने हो गए थे। दीपक हर दिन अपने घर पर फोन करके अपने घर वालों से बात करता था। एक दिन सुरेश खेत में काम कर रहा था कि तभी गांव के जमींदार उसके खेत में आते हैं। क्या हुआ सुरेश, काम में मगन है तो भूल गया कि तुझे मुझे पैसे भी देने हैं। 4 महीने से तूने मुझे पैसे नहीं दिए हैं और अपने खेत में आराम से सब्जियां उगाकर खा रहा है। माफ कर दीजिए जमींदार बाबू, 4 महीने से घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। बड़ा बेटा तो मेरे साथ खेत में काम करता है और छोटे बेटे की अभी तक नौकरी नहीं लगी है। उसकी एक बार नौकरी लग जाए फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, तूने तो खेत गिरवी करके पैसे लेते टाइम तो ये नहीं कहा था। तूने कहा था तू हर महीने पैसे दे देगा। देख सुरेश, मैं तुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम देता हूँ। अगर 1 महीने में मेरा पूरा पैसा वापस ना किया तो मैं तेरी जमीन पर कब्जा कर लूंगा, समझा? अरे नहीं नहीं जमींदार बाबू, ऐसा मत कीजिए। मैं कहीं ना कहीं से पैसे की जुगाड़ करता हूँ। यही तेरे लिए अच्छा होगा, वरना तेरा खेत मेरा समझो। जमींदार बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वो समय पर पैसे ना चुकाने पर लोगों की जमीन हड़प लेता था। मैंने तो जानबूझकर सुरेश को 1 महीने का समय दिया है। मुझे पता है कि वो 1 महीने में इतने सारे पैसों की जुगाड़ नहीं कर सकता है। मुझे उसका खेत चाहिए। सुरेश का खेत अच्छा और उपजाऊ है, हमेशा हरा भरा रहता है। जमींदार सुरेश की जमीन को हड़पना चाहता था, इसीलिए वो सुरेश को 1 महीने की मोहलत देता है। जमींदार के पास से अपनी जमीन छुड़वाने के लिए सुरेश दिन रात अपने खेत में काम करने लगता है। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो 1 महीने में ज्यादा पैसे जमा नहीं कर पाता है। मोहलत के आखिरी दिन जब वो जमींदार के पास जाता है तब, विकास बेटा, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। जमींदार को देने के लिए तो पैसे पूरे जमा नहीं हो पाए। पता नहीं जमींदार क्या करेगा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जमींदार के पास चलते हैं और उससे थोड़ी और मोहलत ले लेंगे। विकास और सुरेश दोनों जमींदार के घर जाते हैं। जमींदार बाबू, आपने 1 महीने की मोहलत दी थी, लेकिन हम लोग सारे पैसे जमा नहीं कर पाए हैं। कृपया करके हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं अब तुम लोगों को 1 दिन भी नहीं दूंगा। बहुत हो गया तुम लोगों का। तुम लोग मेरे गांव के हो बोलकर मैंने तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन जब तुम लोग पैसे नहीं लाए हो तो आज के बाद तुम्हारी जमीन मेरी हुई, समझे? नहीं जमींदार बाबू, ऐसा मत कीजिए। हमसे हमारी जमीन मत लीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी रोजी रोटी तो हमारे खेतों से ही चलती है। सोनू, राजू, बबलू, जल्दी यहाँ आओ और इन दोनों बाप बेटों को पकड़कर मेरे घर के बाहर फेंक दो। जमींदार अपने गुंडों को बुलवाकर सुरेश और विकास को अपने घर से बाहर निकाल देता है। सुरेश और विकास दोनों बहुत दुखी थे, इसीलिए वो उदास होकर अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद, ससुर जी, विकास जी, ये आप लोगों को क्या हुआ है? आप लोगों की ऐसी हालत किसने की? क्या हुआ जी? कुछ बोलिए ना। आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हमें चिंता हो रही है। सरोज और नेहा दोनों सुरेश और विकास की हालत को देखकर परेशान हो जाती हैं और दोनों पर सवालों की मिसाइल छोड़ने लगती हैं। बड़ी बहू सरोज, अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं? जमींदार के बच्चे ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया क्योंकि हम लोग समय पर उसको पैसा वापस नहीं कर पाए। ये जमींदार तो है ही लालची। पता नहीं कितने समय से हमारे खेत पर आग गड़ा कर रखा था और अब जब मौका मिला तो उसने हमारे खेत पर कब्जा कर लिया। खेत छिन जाने की वजह से नेहा के परिवार वाले दुखी थे। नेहा जैसे ही गुस्से में ये बात कहती है तभी घर के दरवाजे पर लता आती है। नेहा बिटिया, ओ नेहा बिटिया, थोड़ी शक्कर मिलेगी? मुझे रोहन के पापा के लिए शरबत बनाना है। लता की बात सुनकर नेहा उसके पास आती है और उसके हाथ से कटोरी लेकर रसोई में जाकर कटोरी में शक्कर भर के उसे दे देती है। तभी लता, क्या बात है, हमने तो सुना है आपका छोटा बेटा शहर में नौकरी ढूंढने के लिए गया है। आप लोगों की उससे बातचीत होती है या नहीं, या भूल गया है वो आप लोगों को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बेटे दीपक ने कहा है कि वो कुछ दिनों में गांव वापस आने वाला है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। शहर जाने के बाद अक्सर लड़के अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। जैसे ही लता ये बात कहती है वैसे ही कोई पीछे से आकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। अचानक किसी आदमी के पीछे से आकर आंख बंद करने से लता परेशान हो जाती है। कौन? कौन? किसने मेरी आंख बंद की? मेरे पीछे कौन है? लता जब ज्यादा परेशान होने लगती है तब फिर वो उसकी आंखों पर हाथ रखने वाला अपना हाथ हटा लेता है। लता गुस्से में जैसे ही उस आदमी की तरफ मुड़ती है जिसने उसकी आंख बंद की थी तो आदमी का चेहरा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि दीपक होता है।
लता चाची, आप कुछ बोल रही थी। कौन किसे भूल गया है? मैं तो किसी को नहीं भूला। देखो, मुझे आप याद हो। जब मैं आपको नहीं भूला तो अपने परिवार वालों को क्या भूलूंगा। दीपक की बात सुनकर लता शर्मिंदा हो जाती है और बिना कुछ कहे अपने घर चली जाती है। लता के जाने के बाद दीपक अपने परिवार वालों से मिलता है। पिताजी, मुझे शहर में एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। मुझे कंपनी की तरफ से एक घर भी मिला है। हमें वहीं जाकर रहना होगा। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें अपनी पोस्टिंग गांव में लेनी चाहिए थी ना। पिताजी, शुरू में कंपनी अपनी मर्जी से पोस्टिंग देती है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कोशिश की थी गांव में पोस्टिंग लेने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पिताजी, कंपनी के अपने रूल्स होते हैं जिसे एम्प्लॉयज को मानना पड़ता है। दीपक के हाथों में कुछ भी नहीं है। पिताजी, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और कुछ महीने में हम जमींदार को उसका पैसा देकर अपने खेत के पेपर वापस ले लेंगे। लेकिन भाई, जमींदार ने हमारी जमीन हड़प ली है। ये कब हुआ? जमींदार ने हमें 1 महीने की मोहलत दी थी उसके पैसे वापस लौटाने के लिए, लेकिन हम 1 महीने में उसके पैसे चुका नहीं सके। इसीलिए उसने आज से हमारे खेत वाली जमीन पर कब्जा कर लिया। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। एक दिन मैं उस जमींदार से हमारी खेत वाली जमीन वापस लूंगा, लेकिन अभी हमें शहर जाना होगा। तो ठीक है बेटा, हम लोग 1-2 दिन में शहर चलते हैं। नहीं माँ, हमें 1-2 दिन में नहीं बल्कि कल ही शहर जाना होगा, क्योंकि कंपनी ने मुझे सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दी है। आप लोग जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक कर लीजिए। लेकिन देवर जी, 1 दिन में सारा सामान पैकिंग और शिफ्टिंग कैसे होगा? अरे भाभी, सब कुछ हो जाएगा। आप बस जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कीजिए। दीपक के कहने पर उसके परिवार के लोग शहर जाने के लिए अपनी पैकिंग करते हैं और अगले दिन अपना सारा सामान लेकर शहर आ जाते हैं। ये घर तो कितना छोटा है। हमारे गांव में तो कितने बड़े बड़े घर होते थे। ये तो हमारे गांव के कमरे जितना भी नहीं है। माँ, शहर में घर इसी तरह के होते हैं। हमें कुछ दिनों तक एडजस्ट करना होगा। माँ जी, ये घर उतना भी बुरा नहीं है। देखिए ना, इसमें छत और बालकनी भी है। जब हमें गर्मी लगेगी तब हम लोग छत पर या बालकनी में हवा खाने के लिए जा सकते हैं। नेहा तो सही कह रही है। वैसे भी मैंने सुना है कि शहर में गर्मी बहुत लगती है। हमारे गांव में खुले खेत और हरियाली होती है, तो वहाँ गर्मी का ज्यादा एहसास नहीं होता है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम लोग कुछ दिनों में यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। दीपक के परिवार वाले गांव से शहर आकर ज्यादा खुश नहीं थे, खासकर उसके मम्मी पापा। लेकिन उसके काम की वजह से सभी एडजस्ट कर रहे थे। दीपक और विकास दोनों मिलकर गाड़ी से सामान निकालकर घर में रखते हैं। नेहा और सरोज मिलकर पूरे घर को एडजस्ट करती हैं। क्या हुआ जी, आप परेशान लग रहे हैं? तुम तो जानती हो सरोज, मुझे अपने खेत से कितना प्यार है। अभी मेरा खेत उस जमींदार के पास है। पता नहीं उसने मेरे खेत का क्या किया होगा। पिताजी, आप परेशान मत होइए। मैं हूं ना, मैं आपका खेत आपको वापस ला कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। दीपक के समझाने पर सुरेश शांत होते हैं कि तभी, नेहा, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। सिर्फ काम ही करवाओगी या खाने के लिए भी कुछ दोगी? रहम करो मुझ पर और कुछ खाने को बना दो। विकास की बात सुनकर सबको हंसी आ जाती है। मैं आपके लिए खाने को कुछ बना देती हूँ, लेकिन घर में सब्जी नहीं है। हमें सब्जी लाने के लिए बाजार जाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं खाना बना पाऊंगी। अच्छा ठीक है बहू, चल हम लोग बाजार चलते हैं। बाजार जाकर हम लोग सब्जी खरीद कर ले आएंगे। सरोज और नेहा दोनों बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। तभी उनके पड़ोस में बालकनी में बैठी पड़ोसन उन्हें आवाज देती है। आप ही है ना हमारे नए पड़ोसी? वैसे आप लोग कहाँ जा रही हैं? जी, हम ही हैं आपके नए पड़ोसी। हम लोग आज ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। हम लोग तो सब्जी लेने के लिए बाजार जा रहे थे। क्या बता सकती हैं यहाँ बाजार कहाँ है? बाजार तो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। आप चाहे तो पैदल जा सकती हैं, या फिर अगर आपको गर्मी लगे तो आप ऑटो ले सकती हैं। जी धन्यवाद बहन जी, हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। सरोज और नेहा पैदल चलकर बाजार जाती हैं। बाजार में लोगों की काफी भीड़ थी। वो सब्जी वाले के पास जाती हैं। भैया, टमाटर आलू कैसे दिए? बहन जी, टमाटर तो 50 रुपए किलो है, आलू 40 रुपए किलो है। बताइए आपको क्या दूं? सब्जियों के दाम सुनकर नेहा और सरोज के होश उड़ गए थे। दोनों एक दूसरे का मुंह देखती हैं। माँ जी, यहाँ सब्जियाँ तो बहुत ज्यादा महंगी है। सब्जियाँ महंगी है तो क्या कर सकते हैं, हमें सब्जी खरीदनी पड़ेगी। नेहा और सरोज दोनों महंगी सब्जियां ही खरीदती हैं और उसे लेकर घर आ जाती हैं। शिफ्टिंग के बाद सभी को भूख लगी थी, इसीलिए नेहा सीधा रसोई में जाकर खाना बनाती है। सभी जब खाना खाते हैं तब, नेहा बहू, आज कैसा खाना बनाया है? इसमें तो जरा सा भी स्वाद नहीं है। ये सब्जियां तो खाने में बहुत बेकार लग रही हैं बेटा। आपको पता भी है,
ये सब्जियाँ कितनी महंगी है। पिताजी सही कह रहे हैं, खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। नेहा का बनाया खाना किसी को भी पसंद नहीं आता है, खासकर सब्जियां। लेकिन नेहा कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सरोज दीपक से कहती है, दीपक, अब तेरी नौकरी लग गई है और तेरी शादी की उम्र भी हो गई है। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, ये रही उसकी फोटो। दीपक लड़की की फोटो देखता है और उसे लड़की पसंद आ जाती है। दीपक के हाँ कर देने पर सरोज बात आगे बढ़ाती है और कुछ दिनों में सरोज दीपक की शादी पूनम से करा देती है। पूनम शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आज उसकी पहली रसोई थी, इसीलिए वो सरोज के पास जाती है जो हॉल में बैठी थी। माँ जी, खाने में क्या बना दूं? पूनम बहू, रसोई में सब्जियाँ रखी हुई है, तो तुम्हें जो भी सब्जी अच्छी लगे वो सब्जी रोटी चावल दाल और मीठे में खीर बना देना। पूनम रसोई में जाती है और वहां जाकर वो खीर, चावल दाल, रोटी, मिक्स वेज सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, काफी कुछ बनाती है। जब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तब पूनम बेटा, सभी को पहले खीर खिलाओ, क्योंकि आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो सबसे पहले मीठा खिलाओ। पूनम सभी को खीर देती है। खीर सभी को बहुत अच्छी लगती है। बेटा, खीर तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने, ये लो तुम्हारा नेक। खीर खाकर परिवार वाले पूनम को नेक देते हैं। खीर खिलाने के बाद पूनम सभी को खाना खिलाती है, लेकिन सभी थोड़ा थोड़ा खाना खाकर छोड़ देते हैं। क्या हुआ, आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग शादी की भाग दौड़ में थक गए हैं, इसीलिए उन्हें खाना खाने का ज्यादा मन नहीं है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। पूनम देखती है कि उसके ससुराल वाले अक्सर थोड़ा खाना खाकर उठ जाते थे और सब्जियां तो कोई खाता ही नहीं था। एक दिन पूनम अपनी जेठानी से पूछती है, आखिर हमारे ससुराल वाले खाना ठीक से खाते क्यों नहीं है? पूनम, हम लोग गांव से है और हमें गांव की ताजी सब्जियां खाने की आदत है, लेकिन शहर की सब्जियां अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हम लोग सब्जी खा नहीं पाते हैं। नेहा की बात सुनकर पूनम परिवार वालों के कम खाना खाने की वजह जान जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सरोज सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। माँ जी, आप बाजार जा रही है ना? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। पूनम अपनी सास के साथ बाजार जाती है। बाजार जाने के बाद पूनम सरोज देखती हैं कि कुछ औरतें भीड़ लगाकर सब्जी वाले पर चिल्ला रही हैं। आप लोग कैसी सब्जी देते हैं? आपकी सब्जियों में कोई स्वाद ही नहीं। हमारे परिवार वाले सब्जी खाना ही नहीं चाहते हैं। बताइए, आप लोग कैसे सब्जी उगाते हैं? पूनम भी उन औरतों के साथ भीड़ में शामिल हो जाती है। सभी औरतों के बार बार पूछने पर सब्जी वाले ने सब सच बता दिया। हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी नाक के नीचे ये सब हो रहा है। पूनम अपनी सास के साथ घर वापस आ जाती है। घर में परिवार के सभी लोग हॉल में बैठे थे। तभी पूनम सोफे पर बैठी अपनी जेठानी के पास जाती है। जेठानी जी, आज मैंने पता लगा लिया कि क्यों हमारे ससुराल वाले साग सब्जी नहीं खाते हैं। क्यों? मुझे बताओ, मुझे भी यहाँ की सब्जी अच्छी नहीं लगती है। आप क्या बताओ दीदी, आज जब मैं और माँ जी बाजार सब्जी लेने के लिए गए थे तो मंडी में कुछ औरतें सब्जी वालों पर चिल्ला रही थी कि वो पैसे ज्यादा लेते हैं लेकिन सब्जी अच्छी नहीं देते हैं। मैंने भी उन औरतों के साथ सब्जी वाले से सवाल किया तो हमें पता चला कि सब्जी वाले गंदे पानी से सब्जियां उगाते हैं। क्या बात कर रही हो? तो क्या लोगों ने सब्जी वालों को कुछ कहा नहीं? नहीं दीदी, किसी ने भी सब्जी वालों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो जहाँ पर अपनी सब्जियां उगाते हैं वहाँ पानी की बहुत परेशानी है। खेत में डालने के लिए उनके पास पानी नदी से आता है जो कि गंदा है। तुम्हारा मतलब है कि नदी वाले गंदे पानी से खेती करने की वजह से उनकी सब्जियां खराब होती है? हाँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं। सब्जी वालों का कहना है कि अगर वो सब्जियां नहीं उगाएंगे तो हम लोगों को बाजार में सब्जी नहीं मिलेगी, इसीलिए वो लोग भी बेचारे मजबूर हैं। नेहा पूनम की बातों को ध्यान से सुनती है, लेकिन दोनों कर भी क्या सकती थी, इसीलिए वो बाजार की खराब सब्जियां ही बनाती। लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन अचानक खाना खाने के बाद जैसे ही सुरेश सोफे पर बैठता है उसके पेट में तेज दर्द होता है। अरे मारे माँ, मर गया रे, मर गया। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाओ, मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीपक जी, जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। देखिए ना, पिताजी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दीपक जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाता है। डॉक्टर घर आते हैं, सुरेश को चेक करते हैं। सुरेश को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर, क्या आप लोग सब्जियां खाते ही नहीं हैं? इनके शरीर में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की कितनी कमी है? जितना हो सके इन्हें अच्छी सब्जियां खिलाइए, तभी इनका शरीर सही रहेगा। डॉक्टर की बात सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखकर घर से चला जाता है। विकास दवाई लेने के लिए बाहर जाता है
तो वहीं दीपक बहुत उदास नजर आता है। दीपक को उदास देखकर पूनम उसके पास जाती है। क्या बात है जी, आप परेशान लग रहे हैं। अब क्या बताऊं पूनम, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आज पिताजी की जो हालत है वो मेरी वजह से है। मैं ही उन्हें गांव से शहर लेकर आया था और अब देखो उनकी तबीयत खराब हो गई। ये सब मेरी गलती है। नहीं जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको थोड़ा ही पता था कि शहर में सब्जी अच्छी नहीं मिलती। आप तो बस अपने परिवार का भला चाहते थे ना। पूनम के समझाने पर दीपक शांत हो जाता है, लेकिन दीपक की बातें सुनकर पूनम अपनी सोच में डूब जाती है। अगर हम ऐसे ही खराब सब्जियां खाते रहे तो ससुर जी की तरह कुछ दिन बाद परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। हमें इन सब्जियों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पूनम काफी सोचती है और काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है। मेरे ससुराल वालों को तो खेती करनी आती है। अगर हम अपनी सब्जियां खुद उगाएं तो हमें बाजार से खराब सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ेंगी। पूनम नेहा के पास जाती है और अपने मन की बात बताती है। दीदी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम अपनी सब्जियों की परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। कैसा आइडिया, जल्दी बताओ। दीदी, गांव में तो हम लोगों का अपना खेत था और आप सभी को खेती करनी आती है, तो क्यों ना हम लोग अपने घर पर ही अपनी खाने की सब्जी उगाएं। नेहा हैरान होकर मुस्कुरा देती है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आज से ही फूलों के गमले में सब्जियां उगा सकते हैं, लेकिन ये मिलेंगे कहाँ से? दीदी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं दीपक जी से पैसे लेकर आती हूँ, फिर हम लोग बाजार जाकर गमला और मिट्टी खरीद कर ले आएंगे। इतना कहकर पूनम अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ दीपक महीने के खर्चों का हिसाब कर रहा था। दीपक जी, मैंने आपकी परेशानी दूर कर दी है। समझो बस अपना काम करने के लिए मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। पूनम, तुम अचानक इतने सारे पैसे क्यों मांग रही हो? तुम्हें पता है ना कि शहर में खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता है, और हमारा परिवार तो इतना बड़ा है। उनके खाने पीने का खर्च और ऊपर से चिंटू के स्कूल की फीस भरने के बाद हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। दीपक जी, मैं कुछ जरूरी काम के लिए ही आपसे पैसे मांग रही हूँ। पूनम, मैंने अभी अभी हिसाब किया है, मैं तुमको सिर्फ 500 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। दीपक अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालता है और उसे पूनम को दे देता है। पैसे लेकर पूनम कमरे से बाहर चली जाती है। पूनम के चले जाने के बाद दीपक कुछ पैसों को अलग हटाकर एक डिब्बे में रख देता है। मुझे यकीन है कि इस तरह थोड़ी थोड़ी बचत करके मैं जल्द ही अपना गोल पूरा कर लूंगा। बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। एक तरफ दीपक ये सब सोच ही रहा था कि दूसरी तरफ पूनम 500 रुपए लेकर नेहा के पास जाती है। दीपक जी ने तो मुझे 500 रुपए ही दिए हैं। तुमने देवर जी को बताया नहीं क्या कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा हम लोग उन्हें सरप्राइज देंगे। अब जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो कि मिट्टी कहाँ से आएगी, क्योंकि यहाँ कोई नदी तो नहीं है जहाँ से हम मिट्टी उठा कर ले आए। नदी नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग ऑनलाइन मिट्टी मंगवा सकते हैं। पूनम ऑनलाइन मिट्टी सर्च करती है तो वो करीब 500 रुपए की होती है। मिट्टी खरीदने में ही सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो हम लोग गमला कहाँ से लेंगे? जरूरी नहीं है सब्जियां उगाने के लिए हमें गमले ही चाहिए। हम लोग गमले की जगह किसी और चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस चीज का दीदी? आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे पूनम, मैं जुगाड़ की बात कर रही हूँ। इतना कहने के बाद नेहा यहाँ वहां देखती है। तभी उसकी नजर आटे चावल के कैरी बैग पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है। पूनम, गमले का इंतजाम हो गया। हम लोग गमले की जगह कैरी बैग का इस्तेमाल करेंगे। तुम जल्दी से मिट्टी ऑर्डर करो। नेहा के कहने पर पूनम मिट्टी ऑर्डर करती है। फास्ट डिलीवरी की वजह से कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय उन्हें मिट्टी लाकर दे देता है। मिट्टी तो मंगवा ली, लेकिन मैं तो बीज मंगवाना भूल गई। बिना बीज के हम लोग सब्जी कैसे उगाएंगे? तुम भी ना पूनम, बड़ी मासूम हो। अरे हम लोग किसान के परिवार से हैं। गांव से हम लोग अपने साथ सब्जियों के बीज लेकर आए थे। मैंने वो बीज संभाल के रखे हैं। तुम पैकेट से मिट्टी बाहर निकाल कर उसे तोड़ो, तब तक मैं बीज लेकर आती हूँ। इतना कहकर नेहा बीज लेने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और पूनम छत पर बैठकर मिट्टी के बैग से मिट्टी निकालकर उसे पत्थर पर तोड़ तोड़ कर दरदरा करती है। तभी नेहा भी सब्जियों के बीज लेकर छत पर आ जाती है। पूनम, तुमने तो बहुत सारी मिट्टी तोड़ दी है। इतने में हमारा काम बन जाएगा। नेहा मिट्टी में पानी डालती है और उसमें घर के बने जैविक खाद मिलाकर पूनम के साथ उसे अलग अलग कैरी बैग में भरती है। फिर नेहा अलग अलग सब्जियों के बीज कैरी बैग में डालती है। पूनम, मैंने आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, मिर्च, नींबू, पालक, बैंगन, कद्दू, कई सारी सब्जियों के बीज बोए हैं। कुछ दिनों में हमारी सब्जियां उग जाएंगी, लेकिन तब तक हमें बाजार से ही कुछ दिन सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी। बस कुछ दिनों की बात है दीदी, उसके बाद तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी।
नेहा और पूनम दोनों छत में कैरी बैग में उगाई अपनी सब्जियों की अच्छे से देखभाल करती हैं और टाइम टू टाइम उसमें पानी देती हैं। कुछ दिनों की मेहनत के बाद पौधों में फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। पूनम देखो हमारे पौधे बड़े हो रहे हैं, बस और 1-2 दिन में इसमें सब्जियां आ जाएंगी। दीदी, छत पर हमारे कैरी बैग में तो इतने अच्छे से सब्जियां हो रही है, क्यों ना हम हमारी छोटी सी बालकनी में भी कैरी बैग में सब्जियां उगाए। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो हम लोग बालकनी में भी कैरी बैग में सब्जी उगाते हैं। पूनम और नेहा दोनों फिर मिट्टी तोड़ती हैं और उसमें पानी खाद मिलाकर उसे कैरी बैग में डालकर उसमें कुछ सब्जियों के बीज बोकर बालकनी में जाकर रख देती हैं। अब दोनों छत के साथ साथ बालकनी में भी अपनी सब्जियों के पौधों में पानी डालती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ दिन बाद उनके पौधों में लाल लाल टमाटर, लंबी लंबी भिंडी, बैंगन, आलू, प्याज सब कुछ उग जाता है। पूनम देख रही हो हमारी मेहनत का फल, हमारी सब्जियां कितनी ताजी और फ्रेश लग रही हैं। चलो आज इन सब्जियों से ही अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाते हैं। दीदी, आपने तो मेरे मुंह की बात कह दी। चलिए जल्दी से सब्जियां तोड़कर चलते हैं। नेहा और पूनम दोनों कैरी बैग में उगाई सब्जियों को तोड़कर उसे रसोई में ले जाती हैं और फिर सबके लिए दाल चावल, कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज की सब्जी, टमाटर की चटनी और बहुत कुछ बनाती हैं। जब सभी खाने बैठते हैं तब अरे वाह, आज तो सब्जी से खुशबू आ रही है, बिल्कुल वैसी जैसे नेहा बहू गांव में बनाती थी। पिताजी आप एक बार खाना खाकर तो देखिए। नेहा के कहने पर सुरेश और पूरा परिवार जैसे ही खाना खाते हैं, अरे वाह बेटा, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। जब से मैं शहर आया हूँ तब से आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं बना। ये सब्जियां तो बहुत ही ताजी और अच्छी लग रही हैं। बहू तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। बताओ तुम लोगों ने ये सब्जी कहाँ से खरीदी? अब से हम लोग वहीं से सब्जी खरीदेंगे। अरे माँ जी, ये सब्जी हमने बाहर से खरीदी नहीं है, बल्कि इसे तो हमने खुद उगाया है। क्या सच में? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। आप खाना खा लीजिए, फिर हम आप लोगों को हमारी उगाई सब्जियां दिखाते हैं। पूनम के कहने पर सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद पूनम और नेहा अपने परिवार वालों को छत पर लेकर जाती है और कैरी बैग में उगाई अपनी सब्जियों को दिखाती हैं। पूनम, नेहा भाभी, आप दोनों ने कैरी बैग का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। कैरी बैग का इस तरह से भी यूज किया जा सकता है, मैंने सोचा नहीं था। मेरी दोनों बहुएं सही मायने में हमारे घर की अन्नपूर्णा है। वो खाना बनाने से लेकर सब्जी उगाना सब कुछ जानती है। आज उन्होंने हमारी सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दी। मुझे अपनी दोनों बहुओं पर नाज है। पूनम और नेहा के ससुराल वाले उन दोनों से बहुत खुश थे क्योंकि दोनों ने सब्जियों की परेशानी दूर कर दी थी। अब पूनम के ससुराल वाले शहर में आराम से रह रहे थे और अपने घर में उगी सब्जियां बनाकर खा रहे थे। पूनम भी अपने ससुराल के रंग में रंग चुकी थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन पूनम कहीं बाहर जा रही थी कि तभी एक बच्ची आकर उससे टकराती है। अरे बेटा, तुम ऐसे सड़क पर क्यों दौड़ रहे हो और तुम्हारा घर कहाँ है? आंटी, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो ऑर्फनेज में रहती हूँ। मैं तो खेलते खेलते यहाँ आ गई थी। अच्छा बेटा, तुम ये बताओ तुम्हारा ऑर्फनेज कहाँ है? मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देती हूँ। आंटी, मेरा ऑर्फनेज तो यहाँ से सीधे 15 मिनट की दूरी पर है। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑर्फनेज में छोड़ देती हूँ। पूनम रूही को उसके ऑर्फनेज में छोड़ने के लिए जाती है। पूनम जब ऑर्फनेज पहुंचती है तो वो देखती है कि ऑर्फनेज के बच्चे दोपहर के खाने में सिर्फ दाल चावल खा रहे थे। बच्चों को सिर्फ दाल चावल खाता देखकर पूनम को काफी अजीब लगता है। वो ऑर्फनेज के मैनेजर के पास जाती है। सर, ये बच्चे दोपहर के खाने में सिर्फ दाल चावल क्यों खा रहे हैं? क्या आप लोग इन्हें सब्जी नहीं देते? अगर ये लोग सब्जी नहीं खाएंगे तो इनकी ग्रोथ कैसे होगी? मैडम, हमारा ऑर्फनेज बहुत छोटा है, यहाँ 8-10 बच्चे रहते हैं, इसीलिए सरकार का ध्यान इन पर नहीं पड़ता है और हमें गवर्नमेंट की तरफ से इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि हम इन्हें सब्जियां खिला पाएं। और आपको तो पता है आजकल सब्जियां कितनी महंगी मिल रही हैं। ऐसी बात है तो अगर मैं आपको सब्जियां ला कर दूं तो क्या आप इन बच्चों को सब्जी बना कर दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो खुशी होगी कि मेरे ऑर्फनेज के बच्चों को सब्जियां खाने को मिल रही हैं। कबीर की बात सुनकर पूनम अपने घर जाती है और सारी बात अपने परिवार वालों को बताती है। पूनम, मैं समझ गई तुम क्या चाहती हो। हमारी छत और बालकनी में कैरी बैग में बहुत सारी सब्जियां होती है जो हमारी जरूरत के हिसाब से ज्यादा है। हम लोग अपनी उगाई हुई सब्जियां ऑर्फनेज में भी दे सकते हैं। दीदी, आपने दिल खुश कर दिया, मैं भी यही चाहती थी। नेहा और पूनम के ससुराल वाले भी इस नेक काम में उनका साथ देते हैं। नेहा और पूनम अब अपनी सब्जियों को खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ ऑर्फनेज में भी देती थीं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन
जेठानी जी, जल्दी से छत से सब्जी तोड़ लाइए, मैं बालकनी से सब्जी तोड़ती हूँ। नेहा और पूनम जल्दी जल्दी अपने कैरी बैग में उगाई हुई सब्जियों को तोड़ती हैं और उसे बड़े बड़े बैग में रखती हैं। काफी सारी सब्जियां तोड़ने के बाद वो उन सब्जियों को लेकर एक रिक्शे में बैठती हैं। रिक्शा वाले भैया, रिक्शा थोड़ा जल्दी चलाइए। अरे दीदी, आप परेशान क्यों होती हैं? हम लोग टाइम पर सारी सब्जियां ऑर्फनेज में पहुंचा देंगे। पूनम और नेहा सब्जियां लेकर ऑर्फेनेज जाती हैं। ऑर्फेनेज जाने के बाद वो उन सब्जियों को कबीर को दे देती हैं। कबीर उन सब्जियों को बावर्ची को देता है और कुछ ही देर में वो बावर्ची बच्चों के लिए खाना तैयार कर देता है। आप लोगों की वजह से अब इन अनाथ बच्चों को भी सब्जियां खाने को मिल रही हैं। बच्चे बहुत खुशी से दाल चावल और सब्जी खाते हैं। बच्चों को खाना खाते देखकर नेहा और पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूनम और नेहा थोड़ी देर और ऑर्फेनेज में रहती हैं, फिर अपने घर आ जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन दीपक अपने हाथ में कुछ पेपर लेकर आता है और उसे सुरेश को देता है। पिताजी, ये लीजिए आपके खेत के पेपर, आपका खेत अब आपका है, मैंने जमींदार से खेत वापस ले लिया है। सुरेश दीपक से जमीन के पेपर लेता है और उसे गले लगा लेता है। सुरेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। बेटा, तुमने ये सब कुछ कैसे किया और मुझे एक बार भी बताया भी नहीं? पिताजी, जिस दिन से मैं आप लोगों को शहर ले आया हूँ उस दिन से मैंने पैसे जमा करना शुरू कर दिया था। अपनी जमीन वापस लेने के लिए मैंने कंपनी में ओवर टाइम किया, फिजूल खर्च नहीं किया और जितना हो सका उतना पैसा कमाया। अब मैं समझी कि क्यों आप मुझे खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते थे। हाँ पूनम, काफी दिन तक सेविंग्स करने के बाद इतने पैसे हो गए कि मैं खेत वापस ले सकूं, तो मैं गांव गया और जमींदार को थोड़े ज्यादा पैसे देकर मैंने खेत वापस ले लिया। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा हमेशा गांव की मिट्टी से जुड़ा रहेगा। दीपक बेटा, तुमने मेरा सिर्फ फक्र से ऊपर कर दिया। मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है बेटा। तुम्हारे जैसा बेटा हर किसी को मिलना चाहिए। खेत वापस पाकर परिवार वाले बहुत खुश थे। पूनम के ससुराल की सारी परेशानियां दूर हो गई थीं और अब वो अपने परिवार वालों के साथ खुशी से रहने लगी थी।